रिलैक्स। आइए 2300 साल पहले अब भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे विकसित और सबसे आधुनिक कहे जाने वाले साम्राज्य के बारे में जानते हैं और उसके सबसे महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात राजा के बारे में जानते हैं। मेरा नाम है रवि मिश्रा और मैं कोई टीचर नहीं हूँ और ना ही ये कोई क्लास है, सो रिलैक्स है। आप पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे और इसकी क्या क्या विशेषताएं थे। तो आज से 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इसमें इनकी सहायता चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। उन्होंने इसकी सहायता की थी साम्राज्य की स्थापना में। और चाणक्य हमारे भारतीय इतिहास में बताया गया है कि चाणक्य एक अर्थशास्त्र के जनक थे, यानी अर्थशास्त्री थे। और मौर्य साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी वो पाटलिपुत्रा थी और दूसरी उज्जैन और तीसरी तक्षशिला थी। ये इसलिए राजधानी होती थी क्योंकि उज्जैन से उत्तर दक्षिण भारत का रास्तों पर नियंत्रण किया जा सकता था और तक्षशिला से उत्तर पश्चिमी तथा मध्य एशिया से आने जाने वाले रास्तों पर नियंत्रण करने के लिए। और मौर्य साम्राज्य के जो नगर थे, जो नगरीय व्यवस्था थी, उन नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार लोग रहा करते थे। बहुत संख्या में ये लोग रहते थे। और मौर्य साम्राज्य के जो गांव थे वहां पर अधिकांशतः कृषक, मजदूर या फिर पशुपालक लोग गांव में निवास करते थे। और मौर्य साम्राज्य की एक जो प्रशासन व्यवस्था थी वो सबसे सशक्त और सबसे मजबूत प्रशासन व्यवस्था थी। तो इसकी जो प्रशासन व्यवस्था थी वो पाटलिपुत्रा मगध की राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। और पाटलिपुत्रा पर सीधे नियंत्रण राजा का होता था, यानी पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्रों पर राजा सीधे नियंत्रण करता था। और राजा कर उगाही के लिए पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्रों पर कर उगाही के लिए अधिकारियों को नियुक्त करता था और उन्हें वेतन भी देता था। और संदेश वाहक को होते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक राजा के संदेशों का आदान प्रदान करते थे, पहुंचाते थे। और इन अधिकारियों के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखने के लिए, उनकी जानकारी करने के लिए, उनके मनमानी को रोकने के लिए राजा के जासूस होते थे जो इन पर नजर रखते थे। और ये पाटलिपुत्रा से तक्षशिला तथा उज्जैन पर नियंत्रण रखा जाता था कुछ हद तक। और ये तक्षशिला अपने आसपास के प्रांतों पर नियंत्रण रखता था। आसपास के प्रांतों पर तक्षशिला उसकी राजधानी थी और वो नियंत्रण करती थी। और उज्जैन था, ये भी अपने आसपास के प्रांतों पर उज्जैन नियंत्रण रखता था। और इन दोनों पर पाटलिपुत्र का नियंत्रण था। और तक्षशिला तथा उज्जैन जैसे राजधानियों में वहां के राज्यपाल द्वारा नियंत्रण को शासित किया जाता था। और ये राज्यपाल बनाया किसको जाता था, तो राजकुमारों को ही राज्यपाल बना करके इन दो राजधानियों में भेजा जाता था शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और इन राजधानियों से, इन प्रांतों से साम्राज्य को नदियों तथा रास्तों पर नियंत्रण करने में सुविधा होती थी। वो उसी पर नियंत्रण करते थे क्योंकि इन रास्तों से होने वाले व्यापार पर उन्हें संसाधन के रूप में कर या फिर भेंट मिलते थे, जो साम्राज्य के कर का यानी आमदनी का मुख्य स्रोत था। जैसे कि तक्षशिला से, जो कि उत्तर पूर्व तथा मध्य एशिया पर नियंत्रण का रास्ता था, यानी इस रास्ते से जो व्यापार होता था उस पर ये तक्षशिला नियंत्रण करता था। और यहाँ से उनको कर के रूप में कंबल प्राप्त होता था। और उज्जैन जो कि उत्तर दक्षिण भारत का रास्ता था, यहाँ से जो व्यापार होता था उस पर ये नियंत्रण करता था। तो उसको उज्जैन से जो कर प्राप्त होता था वो सोना तथा बहुमूल्य पत्थर इसको प्राप्त होते थे। और इन्हें एक सशक्त और सुचारू रूप से साम्राज्य को चलाने में मदद मिली। अशोक के बारे में जानेंगे, अशोक के साम्राज्य के बारे में, अशोक के जीवन काल के बारे में जानेंगे। तो अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक साबित बना।
और अशोक एक ऐसा शासक था जो अपने संदेश को, अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का उपयोग करता था, यानी लिख करके अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाता था। और इसके जो संदेश थे वो प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। और अशोक के जीवन काल में अशोक के समय में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी, वो था कलिंग युद्ध। कलिंग यानी आज का आधुनिक उड़ीसा है। कलिंग युद्ध में इतनी हिंसा और नरसंहार हुआ, खून खराबा हुआ, इतनी मौतें हुई कि इसको देख करके अशोक के मन में वितृष्णा का भाव उत्पन्न हो गया, मतलब युद्ध से घृणा हो गया, उसे अब युद्ध से नफरत हो गया। और उसी वक्त उसने निर्णय लिया कि अब से आगे भविष्य में वो कभी युद्ध नहीं लड़ेगा, और उसने उसी समय अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया और युद्धों को भविष्य में ना लड़ने का उसने फैसला किया। अब उसने एक धम्म का प्रचार करना शुरू किया, जिसे हम लोगों ने अशोक का धम्म कहा जाता है। तो अशोक के धम्म को मानने के लिए न तो किसी देवी देवता की पूजा पाठ करनी होती थी और ना ही किसी प्रकार के कर्म कांड की आवश्यकता होती थी। ऐसा कोई मान्यता है उसमें पाबंदी नहीं थी कि करना था उसके धम्म को मानने के लिए। और उसके धम्म का जो शिक्षा था, उसका कहना था, उपदेश था कि जिस प्रकार पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देना, उसी प्रकार राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा को अच्छे संस्कार देना। तो इससे उसका भी ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने जनता को अच्छे संदेश दे, अच्छे संस्कार दे। अशोक बुद्ध के उपदेशों से, बुद्ध के विचारों से, बुद्ध की शिक्षा से बहुत प्रेरित था। और अशोक ने धम्म महामात की नियुक्ति की। धम्म महामात अधिकारियों को कहा जाता था। वे अधिकारी जो धम्म की शिक्षा देते थे। इनका कार्य होता था गांव, कस्बों या फिर साम्राज्य में आम लोगों के बीच जो हिंसा का कारण है उन चीजों को सुलटाते थे ये अधिकारी। और इनका मुख्य काम होता था धम्म की शिक्षा देना, धम्म के बारे में आम लोगों को बताना, उन्हें जागरूक करना, उन्हें प्रेरित करना कि वो अपने संदेशों को शिलाओं और स्तंभों के जरिए आम लोगों के बीच प्रसारित करना शुरू कर दिया। और उस पर जो संदेश लिखे होते थे वो अधिकारियों को, आम लोगों को पढ़कर सुनाने का सख्त निर्देश था। और धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने दूतों को अपने विश्व के दूसरे भागों में, दूसरे देशों में जैसे कि सीरिया, मिस्र, ग्रीस में अपने दूतों को भेज करके धम्म का प्रसार करवाया। यहाँ तक कि श्रीलंका में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धम्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा और वहाँ पर धम्म का प्रचार करवाया, सड़कें बनवाई, विहार बनवाए और स्कूल सराय बनाए। इस प्रकार उसने विकास का काम किया।